नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सेहत आपकी में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश है कि मेडिकल से जुड़ी, मेडिसिन से जुड़ी या बीमारियों से जुड़ी तमाम वो जानकारी आपको मुहैया कराई जाए जिसके बारे में शायद आपको जानकारी न हो, या फिर जो जानकारी हो वो हो सकता है कि थोड़ी कम हो या अधूरी हो। इसी पर हम चर्चा करते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर प्रकाश टहलियानी से। डॉक्टर प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि पिछले कुछ एपिसोड से हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं, अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि अलग अलग तरीके की बीमारियां, उनके सिस्टम्स और डॉक्टर जो डायग्नोसिस करते हैं वो किस तरीके से होता है। इस बीच हमने देखा कि आपने अपनी एक रिसर्च मेडिसिन लॉन्च की है मार्केट में, और पिछले कई सालों से उसमें आप इलाज कर रहे हैं। तो ये जो मेडिसिन है, रिसर्च मेडिसिन, वो है क्या और ये कैसे काम करती है? मैंने जो रिसर्च मेडिसिन बनाई है वो एक्चुअली इस कैटेगरी में रखते हैं जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटिव मेडिसिन। मेरा क्वालिफ़िकेशन एलोपैथी में है, एमबीबीएस किया मैंने, और उसके बाद रिसर्च में आ गया मैं, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारी बीमारियों के लिए अपने एलोपैथी में बोलें तो दवाएं जो हैं वो नहीं हैं, या फिर रेजिस्टेंस आ गया है। तो इस कारण से जो है मेरे को सोचना पड़ा। तो मैंने जो है वो हर्ब्स और मिनरल्स उसका ओरिजिन है, और उनको हाथ में लेते हुए मैंने ये काम किया। तो इनको इंटीग्रेटिव मेडिसिन बोलते हैं। इंटीग्रेटिव का शाब्दिक अर्थ होता है कॉम्बिनेशन, किसी के साथ जोड़ना। तो एलोपैथी के साथ में रिसर्च मेडिसिन अगर जोड़ दी जाए तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये रिसर्च आपने कैसे की और कैसे बनाई ये मेडिसिन, और किस तरीके के एक्सपेरिमेंट इसमें किए आपने शुरुआती दौर में? एकदम शुरुआत की बात करूं तो जब मैंने एमबीबीएस पास किया 81 में, तो उस समय मलेरिया रैम्पेंट था। बहुत मलेरिया के केस आते थे और ड्रग रेजिस्टेंस था। जो यूजुअल एंटी मलेरियल दवाएं हैं उनसे रिस्पांस नहीं मिलता था, या कम मिलता था, बार बार होते रहता था फिर से मलेरिया। तो वहाँ से मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ बनाएं जिसका इफ़ेक्ट जो है लास्टिंग रहे, उसका असर तुरंत चला न जाए, और हर केस में जो है अपने को रिज़ल्ट मिले। तो वहाँ से शुरुआत हुई। मैंने बेसिक कंसेप्ट ये रखा दिमाग में कि मलेरिया के पैरासाइट को डायरेक्ट किल करने के बजाय अगर बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अगर उसको टैकल करे तो शायद हमें उस तरह का रिज़ल्ट मिले कि बार बार वो फिर से ना हो। तो ये कंसेप्ट रख के और मैंने ऐसा फार्मूलेशन बनाया और उसको साइंटिफिकली डेवलप किया मैंने। अच्छा, ये जो मलेरिया का जिक्र आपने किया कि शुरू में जो मेडिसिन्स थी, बहुत ज़्यादा बीमारी भी थी और दवाएं जो थी वो रेजिस्टेंस भी कर रही थी। तो क्या शुरुआत में जो आपने रिसर्च की वो मलेरिया को ध्यान में रख के किया? उसमें कितने प्रभावित लोगों को लाभ मिला, और कैसे मतलब ये संभव हो पाया कि ये जो रिसर्च था वो पर्टिकुलर मलेरिया में बहुत अच्छा काम कर रहा था? हाँ, आपका कहना बिल्कुल, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, और ये हकीकत है कि मैंने जो है उस समय तो सिर्फ मलेरिया का पेशेंट जो मेरे पास आया था उसी को ध्यान में लेते हुए कि इस पेशेंट में रिज़ल्ट लाना है, तो मैं उस डायरेक्शन में सोचा और काम किया। तो उसी में मेरे को जो है रिज़ल्ट मिला, और कई सालों तक जो है आप बोल सकते हैं, न सिर्फ थोड़े समय के लिए, कई सालों तक मैं मलेरिया पे ही केंद्रित रहा, और काफ़ी अच्छे एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। और मलेरिया पे बहुत अच्छा मलेरिया पे, क्योंकि वो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की वजह से ये समझे कि मलेरिया के पैरासाइट से ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो उस पर काम कर पाएगी दवाइयाँ, ऐसा कुछ। हाँ, ऐसा कुछ था। और मलेरिया जो है एक, आप देखें तो हिस्टोरिकल डिजीज़ है, सबसे पुराना डिजीज़ है। जब से
ऐसा कहा जाता है कि जब से मानव की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से मलेरिया चला आ रहा है। अच्छा, मलेरिया पर जब हम चर्चा करते हैं तो आपसे कई बार हमने ये भी डिस्कस किया कि मलेरिया अब अपने सिम्टम्स के साथ नहीं आ रहा है। मलेरिया के जो कॉमन सिम्टम्स थे कि वो बहुत कपकपी है, बुखार है या बहुत ज़्यादा सीवियर बॉडी पेन है, अब कई बार ऐसी स्थिति में वो मलेरिया पॉजिटिव नहीं निकलता है। तो आपको लगता है कि ये पैरासाइट अपने आप को कुछ चेंज कर रहे हैं? यहाँ पर चैलेंज आप लोगों के लिए रिसर्च के लिहाज से चैलेंज होता है? जी बिल्कुल सही बात है आपकी कि पैरासाइट जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, हम लोगों से, मेडिकल साइंटिस्ट से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि ये अपना स्वभाव, यानी एक सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो स्वभाव, बाकी एक्चुअली साइंटिफिकली बोलें तो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर अपना वो चेंज करते रहता है। अच्छा। तो मलेरिया पे वर्षों से काम कर रहे डॉक्टर लुइस एच मिलर का कहना है, जो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं NIH मैरीलैंड में, वो बोलते हैं कि मलेरिया पैरासाइट इज़ 1 स्टेप अहेड ऑफ आवर मेडिकल साइंस। तो ये अपना एंटीजेनिक स्ट्रक्चर चेंज करते रहता है। मतलब रिसर्च से वो एक कदम आगे अपनी रिसर्च रखता है। हाँ, वो अपनी रिसर्च करता है, और ये कारण है कि देखिए मेडिकल साइंस ने बहुत प्रोग्रेस किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर मलेरिया को ध्यान में रखते हुए हम सोचें तो आज तक ना तो डायग्नोसिस ठीक से कर पाते हैं, फुल प्रूफ नहीं है मेथड्स, और ना तो ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो इतना हिस्टोरिकल, इसको बोलते हैं दिस इज़ द किंग ऑफ डिजीजेस। अच्छा। मलेरिया को बीमारियों का राजा बोलते हैं। हाँ, और मौतें भी सबसे ज़्यादा देखा गया है कि मौतें भी सबसे ज़्यादा, इवन आज की तारीख में बोलें तो सिंगल कोई डिजीज़ से मौत होने वाली, तो ये सिंगल डिजीज़ मलेरिया जो है, इवन कैंसर से भी उतनी मौत नहीं होती है, मलेरिया से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, ये जो मेडिसिन है इंटीग्रेटिव का जब आप जिक्र करते हैं तो उस पर एक वर्ड आप लगाते हैं मॉडर्न, तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे कुछ खास मकसद से आप लगाते हैं कि मॉडर्न इंटीग्रेटिव मेडिसिन? हाँ, मॉडर्न इंटीग्रेटिव इसलिए क्योंकि अगर आप डिक्शनरी उठा के देखेंगे, गूगल में आप सर्च करें कि व्हाट इज़ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, तो वहाँ पे एक तो आपको ये ज़रूर देखने को मिलेगा कि इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पैथीज। और उसमें क्या करते हैं ये लोग, ऐसा भी लिखा हुआ है कि एलोपैथी के साथ में एक्यूपंक्चर को जोड़ दें। अच्छा। एक्यूप्रेशर को जोड़ दें, योगा को जोड़ दें, होम्योपैथी को जोड़ दें, इवन रेकी को जोड़ दें, तो दिस इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटिव मेडिसिन। तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, और चूँकि मैं 45 सालों से रिसर्च में हूँ, तो मुझे जितना काम करने का मौका मिला है और मैंने किया है इंडिया से बाहर जाके, तो इतना तो मैं सोचता हूँ हक है मुझे कि कोई करेक्ट नाम अगर देना चाहें उसको तो दिया जा सकता है। तो मैंने उसको मॉडर्न इंटीग्रेटिव बोला है। तो इसमें ना तो होम्योपैथी और ना कोई दूसरी पैथी या रेकी और एक्यूप्रेशर, ये कुछ नहीं। एलोपैथी के साथ में मॉडर्न इंटीग्रेटिव सिस्टम, वो क्या, WHO के गाइडेंस के हिसाब से नया मेडिसिन जो है वो मैंने बनाया है। उसका ओरिजिन हर्ब्स और मिनरल्स हैं। अच्छा। जनरली मिनरल्स को नहीं लिया जाता है, लेकिन CSIR के बुक्स में से निकाला मैंने मैटर, और मैंने अपने पेशेंट में अप्लाई किया है। तो CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो उन लोगों के यहाँ अवेलेबल है मिनरल्स के बारे में डिटेल्स, वहाँ से मैंने मिनरल्स का डिटेल्स निकाला और हर्ब्स का। तो हर्ब्स और मिनरल्स का जो है एक यूनिक कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है।
अच्छा, इसको बनाया कैसे फिर आपने कि मॉडर्न जो इंटीग्रेटिव मेडिसिन थी इसको आपने कैसे बनाया, और बनाने के बीच में जो चैलेंजेस थे, अप्रूवल है और तमाम जो चीज़ें होती हैं मेडिसिन को लेकर, और उसके बाद मार्केट में लॉन्च करना और लोगों का विश्वास इस पर कैसे बना, इतने सालों में हम देख रहे हैं, तो ये कैसे किया आपने, इसके पीछे किस तरीके की प्रक्रिया थी? देखिए, कोई भी नया जो मेडिसिन होता है उसको लाने के लिए 2 स्टेप रहते हैं ब्रॉडली, डिस्कवरी और डेवलपमेंट। तो ये मैंने मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करते हुए किया है काम। उसके एनालिसिस के लिए जितने भी मॉडर्न टूल्स चाहिए उसका हेल्प लिया मैंने। यहाँ नहीं था इंडिया में तो मैंने इंडिया से बाहर जाके लिया है, और इस तरह से काफ़ी मेहनत करने के बाद और पेशेंट में रिज़ल्ट देखते हुए मैंने ये डेवलप किया। और उसका वैलिडेशन करने के पहले, वैलिडेशन लेने के पहले वो मैंने डेटा प्रेजेंट किए हैं, साइंटिफिक डेटा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में। लगभग 12 जर्नल्स में मेरे आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। तो इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ के तरफ से भी मुझे एप्रिसिएशन मिल चुका है। और उस सब काम मेरा जो रिसर्च का इतना रहा, और ये सब के बेसिस पे मैंने इंडिया में जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं ड्रग को कंट्रोल करने के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और गांधीनगर गुजरात से मैंने अप्रूवल लिया मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और इस तरह से ये मैंने लॉन्च किया। लॉन्च होने के बाद में जो सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि लोगों को किसी चीज़ को समझना। लोग, आप देखिए कि अभी भी मेडिकल साइंस में जो आम मरीज़ हैं वो एक ही ढर्रे पे चल रहे हैं, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी है मेडिसिन उससे अलग जाने पर उन्हें लगता है कि क्योंकि उनके पास में नॉलेज होता नहीं है। तो ऐसे में लोगों के लिहाज से जानकारी होना कितना ज़रूरी है कि जो भी दवा आपने ली उससे तुरंत आपको आराम हो गया, लेकिन अगर हम मॉडर्न इंटीग्रेटिव मेडिसिन पर चर्चा करें तो ये लोगों तक कैसे पहुंची, कैसे कन्विंस कर पाएंगे कि नई मेडिसिन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, या इसका इम्यूनिटी पे बहुत अच्छा असर होगा? ये कितना बड़ा चैलेंज फेस किया आपने? बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें फेस किए हैं, इवन आज भी वो स्ट्रगल चालू है। आप इसी से अंदाज लगाइए कि लिवर के पेशेंट कोई 2, 4, 10 नहीं, हंड्रेड्स में, 100 से तो काफ़ी ज़्यादा मानिए, 1000 के आसपास हो जाएंगे। हाँ, उस 1000 में ज़रूर 100-150 पेशेंट जिनको कि बोल दिया गया था कि आपको अब ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि एक्चुअली है नहीं मेडिसिन उस डिज़ीज़ के लिए, सिरोसिस के लिए, लिवर कैंसर जो होता है प्राइमरी लिवर कैंसर, उसके लिए भी कोई दवा नहीं है। तो ऐसे पेशेंट को इतने हद तक ठीक किया कि वो 2 महीने में जो बेड पे पलट नहीं सकते थे करवट, वो चल फिर के और अभी जीवन नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। उसके बाद भी हमको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, उसका तो बहुत प्रॉब्लम है। मैं आपको बोलूँगा कि अभी तो कुछ ऐसा समय चल रहा है ये मोबाइल और ये अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण कि हर आदमी कुछ भी देख के और कुछ भी अपने जो है वो कंक्लूज़न बना लेता है मन में, फिर डॉक्टर के पास आके इतना आर्गुमेंट करते हैं जैसे कि वो खुद डॉक्टर हैं, समय ख़राब करने के सिवाय कुछ नहीं करते हैं वो। तो बहुत ही डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। पर जो लोग समझ रहे हैं और जिन लोगों ने खुद को ठीक किया है इस मेडिसिन से, तो मुझे लगता है कि उनके आसपास के जो लोग हैं या उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, उन जिन्होंने देखा है इसके असर को, वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। इसी का असर होगा कि आपके पास पे एक के बाद में बहुत सारे ऐसे लीवर के पेशेंट भी हमने देखे कि जो सफल हुए, अच्छे हुए। तो इसकी जो एक बहुत बड़ी चीज़ है वो ये कि रिसर्च मेडिसिन जो है, अगर हम बात करते हैं रिसर्च फार्माकोलॉजी के बारे में, इतिहास के बारे में, तो ये कैसे है और ये कैसे काम करता है? इसमें जो
प्रोसेस मैंने आपको बताया, एक तो डिस्कवरी और डेवलपमेंट। तो डिस्कवरी में तो ठीक है कि भाई ये मेडिसिन हमने सोचा टारगेट बेस्ड कि इस डिजीज़ के लिए ये मॉलिक्यूल जो है वो ठीक रहेंगे। और उसके बाद डेवलपमेंट में आता है तो बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। उसका एम हमारा ये रहता है कि सेफ्टी और एफिकेसी, यानी वो दवा अगर हम पेशेंट में देंगे तो वो कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं करेगी, सेफ है देने में, और उसका रिज़ल्ट भी आएगा एफिकेसी। तो इसको बोलते हैं सब प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। तो मेरी मेडिसिन्स का प्री क्लिनिकल टेस्टिंग पास्चर इंस्टीट्यूट पेरिस फ्रांस, वहाँ पे हो चुका है। कि मतलब साइड इफेक्ट इस मेडिसिन का नहीं है? नहीं है, और इफ़ेक्ट भी है। तो ये सब स्टेजेस में से पास होना पड़ता है और वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है। उसके बाद ही आप प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। हाँ। अब बहुत सारे देशों में आपने, जैसा कि आपने कहा कि जर्नल में आपके आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं, किस तरीके का एप्रिसिएशन मिलता है? क्योंकि हमें लगता है कि जितना रिसर्च भारत में हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा विदेशों में या दूसरे देशों में भी उन्हीं बीमारियों के लिए हो रहा है। तो जब आप प्रेजेंट करते हैं अपनी मेडिसिन को और मेडिसिन के अलग अलग जो रूप हैं उनको, तो कैसा मिलता है एप्रिसिएशन, और क्या वहाँ पर तवज्जो दी जाती है आपकी इस मेडिसिन को? मैंने लंदन में एक मलेरिया पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, बीटिंग मलेरिया 2015, साल 2015 में। वहाँ पे अपना रिसर्च वर्क प्रेजेंट किया। तो वहाँ पे एक सीनियर कलीग डॉक्टर लॉरेंस बेनिस्टर, वो किंग्स कॉलेज लंदन से रिटायर्ड थे, और उस समय जो है ये अपना ऑनररी प्रोफेसर थे, इमेरिटस प्रोफेसर। तो मेरे पेपर को उन्होंने ध्यान से, मेरे प्रेजेंटेशन को उन्होंने ध्यान से सुना। लंच टाइम पे वो इंटरेक्ट करने को आए। उन्होंने कुछ बातें पूछी मुझसे कि ये कैसे बनाया, कंसेप्ट क्या था आपका। उसके बाद उन्होंने बोला, एक चीज़ मैं आपको आज बोल रहा हूँ वो याद रखना। मैंने कहा हाँ सर बोलिए। बोले आपने ये जो मेडिसिन बनाई है ये पूरे दुनिया के लिए काम की है। बनाई आपने है, लेकिन आप खुद नहीं जानते हैं कि ये कितनी बीमारियों में काम करेगी। बाद में आप ये देखोगे तो आपको भी शायद सरप्राइज हो, लेकिन उस समय मुझको याद करना। बाद में मैं भी उनके बायोग्राफी का कुछ मैं जानता नहीं था। उनका बायोग्राफी सर का मैंने देखा तो ही वॉज वर्किंग ऑन मलेरिया सिंस मैनी ईयर्स, और 300 से ज़्यादा पेपर उनके पब्लिश हो चुके थे मलेरिया पे। तो मुझे तो ये भी सरप्राइज़ हुआ ज़रूर कि 20 मिनट का जो मेरा प्रेजेंटेशन था उसमें उन्होंने कितना कुछ जान बारीक लिया। नजर रखी होगी ना उन्होंने, क्योंकि जो रिसर्च कर रहे हैं आप या आपके फील्ड से जो जुड़े दूसरे डॉक्टर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं, वो इन सब पेपर्स पे बहुत बारीकी से ध्यान रखते हैं। ये उसका ही एक एग्जांपल हो सकता है। उस समय मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ये मेडिसिन जो मैं मलेरिया के लिए बनाया हूँ और काम कर रही है, इट इज़ इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग ड्रग, तो बहुत सारे डिजीज़ में काम करेगा, इतना समझा जा सकता है। लेकिन वो लिवर डिजीज़ पे इतना वंडरफुल रिजल्ट देगा मुझे नहीं मालूम था रियली। तो वो अब मरीज बता रहे हैं आपको, वो कितने मरीज अच्छे बता से रहे काम कर रहे हैं। अच्छा, जब भी आपकी इस मेडिसिन के बारे में बात करें, चाहे प्लाज्मोनिल है या जो दूसरी मेडिसिन जो आप अभी प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसमें ये होता है ना कि अगर हमें फीवर है तो हम पैरासीटामोल ले लें, अगर हमें पेट में दर्द है तो हमारे पास कुछ और दवा है, सर्दी है तो कुछ और दवा है। ये बात समझना मुश्किल होता है कि आपकी एक जो ट्रांसलेशन मेडिसिन है वो कैसे लीवर पे भी काम करती है, वो मलेरिया पे भी काम करती है, और वो जो दूसरी इन्फेक्शन जो डिजीज़ है उस पे भी वो काम करती है। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे लगता है ये आप समझाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुश्किल तब होता है जब आप डॉक्टर होते
क्योंकि डॉक्टर बिलीव नहीं करेगा कि इम्यून सिस्टम इतने सारे प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकता है। डॉक्टर समझ जाएगा, लेकिन हो सकता है एक आम व्यक्ति है वो ना समझे। तो मैं चाहती हूँ उनको भी आप समझाइए कि अगर एक दवा आप ले रहे हैं तो वही मलेरिया पे भी काम करती है, वही फीवर पे भी काम करती है, वही लीवर जैसे गंभीर डिजीज सिरोसिस और कैंसर पे भी काम कर रही है। मैंने इसलिए बोला कि डॉक्टर नहीं समझेगा या नहीं मानेगा, वो इसलिए बोला मैंने क्योंकि सब डॉक्टर जानते हैं कि इम्यून सिस्टम को काम करने के लिए टाइम चाहिए, तुरंत नहीं करता है क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है वो सब। लेकिन बाद में और जो रिसर्च हुआ है तो ये देखा गया है कि बहुत ही फास्ट एक्टिंग सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम के, जैसे NK सेल्स बोला जाता है, नेचुरल किलर सेल्स हैं, फिर डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, बहुत सारे नाम हैं इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं। तो उनको टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो फास्ट टैकल कर लेते हैं। और कोई भी डिजीज़ हो, इम्यून सिस्टम का बिगड़ना जो है, डिस्टर्ब होना, तो उस पे ये सेल्स जो उसको करेक्ट करने के लिए हैं, इसको बोला जाता है कि प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेशन बोलते हैं कि बॉडी का हमारा जो रिएक्शन होता है, वो आप देखे होंगे कहीं पे चोट लगे तो सूजन आती है, रेडनेस आती है, तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स हुआ बॉडी के तरफ से, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। उसको कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे अच्छा बॉडी में से, वो हमारा नेचुरल फाइटिंग मैकेनिज्म है। जो ब्लड में वाइट सेल्स होते हैं वो करते हैं ये काम, एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल। तो ये जो है ना सिस्टम बॉडी में प्रेजेंट है, और बॉडी में कहीं भी कोई डिजीज़ हुआ, कुछ भी न्यूसेंस हुआ तो इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करने के लिए ये सेल्स पहले से नेचुरल मिलिट्री अवेलेबल है। अच्छा। तो वो करेगा काम। तो ये दवाएं लंबे चलती हैं? लंबा नहीं, बहुत लंबा नहीं चलता है। ये इन्फेक्शन है तो कुछ दिन, और बाकी जो ऐसे डिजीज़ हैं जैसे कि लिवर में सिरोसिस है या दूसरा कोई ऐसा रोग है जो असाध्य के कैटेगरी में आता है कि जिसमें रिस्पॉन्स मिलने में टाइम भी लगता हो, तो इट इज़ अ मैटर ऑफ 2-3 मंथ्स और समटाइम्स 6 मंथ्स ऑल्सो। तो डॉक्टर प्रकाश से आज हमने बहुत सारी बातें की कि आखिर जो इतने तरीके की मेडिसिन आ रही है, रिसर्च मेडिसिन है, उनमें क्या अंतर होता है, ऑनलाइन जो ट्रीटमेंट की पद्धति है उसमें कैसे कारगर मरीजों को इलाज पा रहा है। तो हमें लगता है कि ये पूरी जानकारी आज आपको विस्तार से हमने दी और ज़रूर समझ में आई होगी। नए एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।